के मामले में फैसला करे और इसको उठा करके देश से बाहर फेंकें, ऐसा मेरा मानना है माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में सीटों का नुकसान हुआ है वो इस नालायक सीमा हैदर की वजह से हुआ है। इसने आपकी तस्वीर को हाथ में उठाया और आपकी तस्वीर को नापाक करने की कोशिश करी है। योगी जी की तस्वीर को उठाया, उसको नापाक करने की कोशिश करी है, जिससे बहुत सारे लोग जो सीमा हैदर को भारत में देखना नहीं चाहते, इसकी गंदी हरकतों की वजह से कि ये भारतीय लोगों को गालियां दे रही है, भारत की बहनों को गाली दे रही है, भारत के वकीलों को गालियां दे रही है, गंद मचा रही है, अश्लीलता फैला रही है और हमारी संस्कृति को खराब कर रही है। तो कुछ लोग इस वजह से नाराज हुए और जिसकी वजह से कुछ सीटें कम आई। इसका कारण जो है ये सिर्फ ये सीमा हैदर ही है जो उत्तर प्रदेश में जो है वो पार्टी को काफी नुकसान हुआ। तो मैं भारत सरकार से पुनः अपने भारतीयों की तरफ से अपनी तरफ से ये हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि जैसे ही सरकार बने इसको ऐसे इसको इसकी बेल कैंसिल करें और इसको जेल डालें और इसको यहाँ से ऐसे फेंके जैसे दूध में से निकाल के मक्खी फेंक देते हैं। बाकी इंतजाम मैंने इसका कर दिया और करने लग रहा हूँ। इसके जो इसने भारतीय कानून का उल्लंघन किया है उसमें आखिरी कील कानूनी रूप से मैं ठोकने जा रहा हूँ। मैंने इसको पहले भी कहा था कि तू पर्सनल अटैक मत करना, एक केस की तरह केस लड़ जैसे केस लड़े जाते हैं, और भारतीय वकील को ललकारेगी तो तेरे लिए सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। तो अब नेपाल की धरती पर हमने कानूनी रूप से इसकी कफन में आखिरी कील ठोकने का काम हमने कर दिया है। और आपको मैं बता रहा हूं इस लाइव के माध्यम से दोस्तों कि जैसे ही ये 5 साल भारत की जेल में गुजार लेगी तो उसके बाद इसको नेपाल की जेल में भी रहना पड़ेगा और नेपाल की जेल में इसको सड़ना पड़ेगा। इतनी जल्दी इसको पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होने दूंगा। पहले इसको भारत की जेल में सड़ना पड़ेगा, उसके बाद नेपाल की जेल के अंदर इसको सड़ना पड़ेगा। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं इस बात का कि इसको नेपाल की जेल के अंदर भी हम सड़वाएंगे, वो हमने पूरा इंतजाम इसका कर दिया है। अब रही बात कि भाई जो एलिगेशंस इसने लगाए, मैं नहीं समझता कि इसके एलिगेशंस का कोई जवाब देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या मामला है। ये कहती है कि मोमिन मलिक को जिस मास्टर ने पढ़ाया था उसके घर में ये कर लिया वो कर दिया। मोमिन मलिक की उम्र लगभग 50 साल होने जा रही है लगभग, तो 50 साल पहले पढ़ाया था। अरे भाई मेरा फादर जो है वो खुद सरकारी नौकरी से आया हुआ था, वो खुद संपन्न था। मेरा जो फादर है मंदे टाइम में जो है वो सरकारी नौकरी से आए हुए थे और वो खुद साधन संपन्न थे, किसी की जरूरत नहीं थी। मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया, किसी और ने नहीं पढ़ाया। और मेरे फादर ने जो उनकी सोच जो थी, मेरे फादर की सोच बहुत ही अच्छी सोच थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, 2019 में वो उनकी डेथ हो गई थी। और उनकी सोच को ही मैंने आगे बढ़ाया है, जो उनकी समाज के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति और दीन दुखियों की मदद करने के प्रति, कमज़ोर लोगों की मदद करने के प्रति, असहाय लोगों का हाथ पकड़ के चलाने के प्रति जो गुण थे मैंने अपने फादर से सीखे हैं। और मेरे फादर ने वो कूट कूट के मेरे अंदर भरे हैं कि कैसे आपको अपने जीवन के अंदर संघर्ष करना है, कैसे कमज़ोर लोगों के साथ आपको खड़ा होना है, कैसे जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, वो अमीर लोगों के साथ भी इनजस्टिस हो सकता है, गरीब के साथ भी हो सकता है, मध्यम वर्ग के साथ भी हो सकता है, पढ़े लिखे के साथ भी हो सकता है, अनपढ़ के साथ भी हो सकता है। जिस इंसान के साथ इनजस्टिस हुआ, किस प्रकार आपने उनका दामन को थामना है, उनके हाथ को थामना है और आपको जो है उनको इंसाफ दिलाना है। तो हमने अपने फादर की विरासत को आगे बढ़ाया है और हम ना डरे हैं, ना हम बिके हैं, ना हम धमके हैं। लोगों ने इस सीमा हैदर मामले में भी हमें किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी रेपुटेशन थी उसको ख़राब करने की मीडिया के माध्यम से कोशिश की है। तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं। शुरू में हम पे इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब ये तो आतंकवादी है, लेकिन जब उसकी कंप्लेंट लिख के रबुपुरा पुलिस में दी गई तो रबुपुरा पुलिस ने जांच की, तो वो हमारे रबुपुरा पुलिस ने लिखा कि जो कंप्लेंट के अंदर लिखा गया है, एपी सिंह ने जो लिखवाया है सचिन से, और लिखा तो एपी सिंह नहीं है, सिर्फ साइन सचिन के करवाए हैं।
उसके अंदर जो आरोप लगाए गए वो निराधार है, ऐसा कोई अपराध नहीं है, वो अधिवक्ता है। तो वो भी इनका नहीं चला। फिर इन्होंने लगाया कि हवाला का पैसा है, वो कहीं भी हवाला का पैसा हमारे पास देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारी खुद की मेहनत का कमाया पैसा था। फिर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये सनातन धर्म का जो है ये अनादर कर रहे हैं। तो हमने उसके जवाब में अपनी गौशाला आपको दिखाई, कितनी गौओं की हम सेवा बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। और मेरे चैम्बर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति और उनका मंदिर बना, वो भी हमने दिखाया। मेरे दरवाजे पे श्री राम का लिखा हुआ है, जय श्री राम का स्टिकर लगा हुआ है। तो वो भी इनके आरोप नहीं चल सके जो इन्होंने हमारे ऊपर लगाए कि सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने हमारे ऊपर लगाया कि ये तो वकील ही नहीं है, इसका तो लाइसेंस ही खत्म हो गया है। तो अगर हम वकील नहीं थे तो हमने 10, 11, 12, 13 मुकदमे आपके ऊपर डाल दिए। तो अदालत कोई भी मुकदमे को जब नया फाइल करते हैं तो उसमें वकील का नाम लिखते हैं, तो वो ऑनलाइन चेक होता है कि ये वकील है या नहीं है। तो हमने 12 मुकदमे कैसे डाल दिए, वो भी आपकी कहानी खत्म होगी। फिर आपने एक झूठी FIR दिखाई जो हमने कोर्ट में चैलेंज कर रखी है, वो भी आपकी खत्म होगी। उसके बाद आप नया एक सगुफा लेके आए हो, जो कि एक राजेंद्र कौर नाम की महिला है, जो कि चोरी के जुल्म में अरेस्ट हो चुकी है, और उसका पति भी अरेस्ट हो चुका है, और उसका देवर भी अरेस्ट हो चुका है, उसकी सास भी अरेस्ट हो चुकी है, उसके 2-3 आदमी और अरेस्ट हो चुके हैं। 5-6 लोग वो अरेस्ट हुए थे और वो ट्रायल भुगत रहे हैं, और उनके खिलाफ गवाही पे केस लगा हुआ है, उनको सजा का डर है। तो वो AP सिंह से मिल गई है। वो ऐसी बात ये पुराने लाती है, वो वहीं रहती है हमारे सोनीपत के इलाके में। और सोनीपत से तो करीब मैं 10-12 साल से तो मैं बाहर रहता हूँ। सोनीपत में तो मैं रहता ही नहीं, मेरी बूढ़ी माताजी रहती है सिर्फ, और तो कोई वहाँ रहता ही नहीं। मेरा भाई भी बाहर ही रहता है। तो मैं कम से कम 10-12 सालों से सोनीपत से बाहर ही रहता हूँ। मेरा पैतृक मकान है मेरे फादर का वहाँ, लेकिन मैं तो बाहर हूँ। 1995 से ही मैं बाहर रहता हूँ, और 2012 से तो मैं लगातार जो है ना वहाँ पर हूँ। तो दोस्तों, ये आपने देखा होगा कि इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि भाई ये वकील नहीं है। हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मेरे कैरेक्टर के बारे में और मुझे भी एक सर्टिफिकेट दिया था, जो मैंने आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हो। वो मेरे कैरेक्टर का था, मेरे बारे में था। एक हाई कोर्ट की बार लिख के दे रही है। तो ये 2 पैसे की औरत जो इलीगल तरीके से भारत में घुसी है, वो भारतीय वकील पे उंगली उठा रही है, तो इसकी कोई औकात नहीं है। अब रही मास्टर जी की बात, मैं बताऊं कि कहानी क्या थी। हम जब छोटे छोटे से थे, हम पढ़ते थे, कोई हमें मास्टर ने नहीं पढ़ा, हम मास्टर के स्कूल में पढ़े ही नहीं, वो हमारा पड़ोसी है दूर का। तो क्या है कि मैंने हिंदू स्कूल, जो RSS का स्कूल है, हिंदू हाई स्कूल, बहुत फेमस स्कूल है सोनीपत के अंदर, वहाँ से मैंने पढ़ाई पढ़ी है, और मेरे फादर ने मुझे सारी पढ़ाई पढ़ाई है। ये कह रही ना कि गरीब आदमी थे, ये थे, अरे हम गरीब वरीब नहीं थे, हमारे तो शुरू से ही परमात्मा ने मौज दे रखी है, और आज भी मौज है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो जो ये मास्टर जी थे, ये क्या काम करते थे, ये ब्याज पे रुपया देते थे। जो जिस मास्टर का ये नाम ले रही है, वो जो गरीब बच्चे इनके पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे, किसी के घर में बेटी की शादी है या किसी के घर में कोई बीमार हो गया, कोई बात हुई है, तो उनको ये ब्याज पे पैसा देते थे, बहुत महंगे ब्याज पे, और उनके घर को अपने नाम लिखवा लेते थे, एफिडेविट द्वारा उनके घर को अपने नाम लिखवा लेते थे। अगर वो गरीब आदमी उसका ब्याज नहीं दे पाता था या वो पैसे नहीं लौटाता था, तो ये मास्टर जी उनके घर पे दावा ठोक देते थे। तो हमारे पड़ोस में एक पंडित जी थे, वो बेचारे बहुत ही शरीफ थे, मेरे फादर के दोस्त थे। उन्होंने उनके साथ भी ऐसा ही किया, उन पे जो है इन्होंने उनके मकान को हड़पने की कोशिश करी और उन पे मुकदमे डाल दिए। हालांकि उसमें वो पंडित जी 2-3 बार हार गए। हम तो छोटे छोटे से थे, हमें तो पता ही नहीं इस बात का। तो मेरे फादर ने उन पंडित जी की, जो दोस्त थे हमारे फादर के, उनकी मदद की, काफ़ी मदद की उनकी, उन पंडित जी की खूब मदद की, हर तरीके से उनके दोस्त थे। तो हम तो पढ़ते थे उस टाइम, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में जाते थे या कॉलेज में थे हम उस टाइम तो हम वकील भी नहीं बने थे, तो बहुत पुरानी बात है। तो उनकी मदद की, और उनकी मदद करने के बाद वो उनको
हाई कोर्ट से जाके, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जाके उन पंडित जी को, जो हमारे पड़ोसी थे, मेरे फादर के दोस्त थे और ये मास्टर जी थे, इनका आपस में मुकदमे चल रहे थे, तो उनको जाकर के मेरे फादर की मदद से हाई कोर्ट में उनको स्टे मिल गया। तो इस मास्टर जी ने इस ग्राउंड पर कि तुमने पंडित जी की मदद क्यों करी, हमारा और इनका साथ साथ लगता हुआ जो है ना एक लैंड, अतिरिक्त लैंड है जिसके अंदर भैंसें बनती थी हमारा घर अलग है, 3-4 मकान है हमारे जो खाली पड़े हुए, मेरी मदर एक मकान में रहती है। तो ये प्लॉट था जिसके अंदर हमारी माता भैंसें बांधती थी, जानवर बांधती थी। तो मेरे फादर के ऊपर भी इस मास्टर जी ने मुकदमा कर दिया। तो मेरे फादर ने मुझे बहुत बाद में बताया कि भाई इसने मुकदमा कर दिया। तो फिर मैंने कहा पापा लाओ मैं देखता हूँ इस मुकदमे को। तो फिर मैं उसमें बतौर वकील हूँ। तो ये सारी बकवास कर रही है। मेरे पास कम से कम भी हजारों मुकदमे हैं और एक मुकदमे में कम से कम 10-10 लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं। तो ये सभी के कागज लिया है उठा करके और सभी को दिखाते, देखो जी मोमिन मलिक ने इस पे भी डाल रखा है, इस पे भी डाल रखा है। भाई मेरा प्रोफेशन है, मैं वकील हूं, मैं तो डालूंगा। और ये ठेकेदार बन के आई है क्या हमारे भारत में जो कब्जे छुड़वाने के लिए? अगर कोई किसी के मकान पे कब्जा करता है तो पुलिस भी होती है, प्रशासन भी होता है और कोर्ट कचहरी भी होती है, तो वो सारी कार्रवाई करती है। ये इस तरह की बातें कर रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इधर से तो गुलाम हैदर आ रहा है, इधर से मैं नेपाल आ गया हूं। और नेपाल दोस्तों, मैंने इसकी कबर, इसके जो अंतिम जो इसका चरण था, अंतिम चरण में मैंने कील ठोक दी है, ऐसी कील ठोक दी है कि इसको आसानी से पाकिस्तान भी जाने नहीं दूंगा। अगर भारत सरकार इसको डिपोर्ट करना चाहेगी तो मैं इसको डिपोर्ट भी नहीं होने दूंगा। इसको जेल कटाऊंगा भारत की, फिर नेपाल की जेल कटाऊंगा। इसको पता लग जाएगा भारतीय वकील से पंगा लेने का मतलब क्या होता है और किस प्रकार हम भारतीयों को तू गाली दे रही है, हमारी बहनों को गालियां दे रही है, हमारी बेटियों को गालियां दे रही है, हमारे हिंदुस्तानियों को गालियां दे रही है, यूट्यूबरों को गालियां दे रही है। हम बताएंगे आपको कि क्या गाली होती है। और आप मोदी जी की तस्वीर उठाए उठाए फिर रहे हो। अरे आपकी वजह से तो नुकसान हो गया, उल्टा हमारी सीट कम आई है। आपने अपने गंदे हाथ लगा करके मोदी जी की तस्वीर को जो है वो नापाक कर दिया। अब हमें उस तस्वीर को गंगा जल से धोना पड़ेगा, योगी जी की तस्वीर को गंगा जल से धोना पड़ेगा, जब जाके दोनों तस्वीर साफ होंगी। आपने नापाक कर दी दोनों तस्वीर। आप अपने गंदे हाथ मत लगाया करो मोदी जी की तस्वीर से और योगी जी की तस्वीर से गंदे हाथ ना लगाया करो। अब हमें गंगा स्नान कराना पड़ेगा किसी पंडित जी को बुला करके। तो दोस्तों, ये कोई हमारे भारत की नागरिक नहीं है, हम भारतीय हैं, हमने वोट दिए, हमने पहले भी नरेंद्र मोदी जी को बनाया था और अब भी बनाया है, और जब तक उनकी जिंदगी रहेगी तो उनकी विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके तो वोट भी नहीं है यहाँ। ये तो जो ड्रामा कर रही है ना तस्वीर टांग के, 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या में जितने भी भारतीय, क्या किसी ने तस्वीर लेके ऐसे दिखाई है? अभी तो सरकार भी नहीं बनी, किसी ने ऐसे दिखाई है तस्वीर? जो बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो एमएलए हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं, जो जिन्होंने पूरी जिंदगी बीजेपी के लिए लगा दी, उन्होंने भी अभी तक मोदी जी की तस्वीर लेके ऐसे नहीं करा, ना योगी की तस्वीर लेके ऐसे करा। इसी को क्या आफत आ रही है कि ये तस्वीर लेके ऐसे कर रही है, योगी जी की तस्वीर लेके ऐसे कर रही है। आफत ये है, एक तरफ तो इसका खसम आ रहा है पाकिस्तान से गुलाम हैदर, दूसरी तरफ जो है वो एक भारतीय वकील नेपाल में आ गया है। इसकी जो है ना आखिरी सांस में कील ठोकने के लिए, कानूनी कील ठोकने के लिए। अब इसको दस्त लग गए हैं, इसके सारे कई बार दिन में जो है ये कपड़े चेंज कर चुकी है, इसकी साड़ी, इसके कपड़े, इसके सब दस्त से जो है ना सारे खराब हो रहे हैं। ना रात को नींद आती है, ना दिन में चैन आता है, ना इसके भैया को चैन आता है, ना इसके सचिन जो इलीगल फ्रेंड है उसको चैन आता है। अब इसको पता है तू जेल जाएगी, तेरे बच्चे भी जाएंगे। अब ये परेशान हो रही है। अब उस परेशानी में मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत टाइम पहले कि एक टाइम वो आएगा कि ये बंदी अपने कैरेक्टर से बहुत नीचे गिरेगी और ये ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएगी कि जिसके ना सर है ना पैर है। अभी तो आने वाले टाइम में आप देखोगे, अभी तो सिर्फ घरों पे कब्जे की बात की कर रही है। अरे मेरे पास तो आप जानते हो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मैं कितने करोड़ रुपए का मालिक हूं। मैं इसको पता नहीं ना, कम से कम संपत्ति में
300 से 400 करोड़ रुपए का अकेला मैं संपत्ति का मालिक हूं। इस बेवकूफ को क्या पता। ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूं। ये छापे लगवा दे मेरे पे, हर चीज का हिसाब है। 300 से 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का अकेला मोमिन मलिक वारी जो ना मालिक है। ये कहां है, कहां खोरी है, ये कहां सोई हुई है, ये इसको क्या पता। अगर मेरे नौकर भी पेशाब कर देना तो पेशाब में बह के सीधी जो ना ये वहीं चली जाएगी जहां जिस रास्ते से वापस आई थी। ये सीधी जिस बॉर्डर से ये भारत में घुसी थी ना, उसी बॉर्डर पे चली जाएगी ये। अगर मेरे नौकर भी इसके ऊपर एक पेशाब कर दे तो पेशाब में बह के वहां चली जाएगी। इसका वो मकाम है। ये घरों पे कब्जे, अरे हमारे घर खुद खाली पड़े हैं, उनमें रहने वाला कोई नहीं है। हम किराएदार किराए पे किसी को देते नहीं, किराए पे किसी को देते नहीं है। तो दोस्तों ये सारा, ये जो कुछ है, ये सारा मैं जब तक मैं जिंदा हूं, ये सारा मैं पब्लिक के फायदे के लिए ये ऐसा काम करके जाऊंगा। कहीं पे सराय बनवा के जाऊंगा, कहीं पे गौशाला बनवा के जाऊंगा, कहीं पे हॉस्पिटल बनवा के जाऊंगा, कहीं पे स्कूल बनवा के जाऊंगा, और कहीं पे जो है नेक कार्य ओल्ड एज होम बनवा के जाऊंगा। अस्पताल, गांव के लिए अस्पताल बनवा के जाऊंगा। जो मेरी विचारधारा है, जो जीवन में मैंने ठान रखा है, वो मैं करके जाऊंगा। और तू मुझे कितना भी जलील कर ले, करने की कोशिश कर ले, इज्जत जिल्लत तेरे हाथ में नहीं, इज्जत देना परमात्मा के हाथ में है। जिसको चाहे इज्जत दे दे, जिसको चाहे वो गिरा दे। ये परमात्मा, अगर मेरे नसीब में बेइज्जती है तो मुझे मिलकर रहेगी, अगर मेरे नसीब में इज्जत है तो कोई माई का लाल जो है मेरी इज्जत को खराब नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो मैं गुलाम हैदर का केस कर रहा हूं, ये मेरे सामने खाना रखा है, आप देखोगे ये अन्न मेरे सामने रखा है, और मैं इस अन्न पे हाथ रख के ये कसम खाता हूं। ये रोटी मेरे सामने रखी है, इस अन्न पे मुझे ये अन्न नसीब ना हो, इस पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना लोभ के, एक इंसानियत के नाते गुलाम हैदर के केस को मैंने पकड़ा है। और गुलाम हैदर के केस को मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूं, और गुलाम हैदर के केस को मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसने भारतीयों को पुकारा है, भारत की सरकार को पुकारा है, भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को पुकारा है, योगी जी को पुकारा है, और भारत की बहनों को, माओ को, बेटियों को पुकारा है, भारतीय वकील को पुकारा है। ये मैं रोजी पे हाथ रख के आपको कसम दिला के ये जना बताना चाहता हूं। और एक चवन्नी भी आज तक मैंने ना किसी ना तो अंसार बर्नी ट्रस्ट ने मुझे दी है, ना किसी पाकिस्तान सरकार ने दी है, ना गुलाम हैदर ने मुझे दी है। अब तक कम से कम 4 से 5 लाख रुपए मैं इंडियन रुपए में गुलाम हैदर के केस में, मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 4 से 5 लाख रुपए मैं अपनी जेब से अब तक लगा चुका हूं, वो सिर्फ इंसानियत के लिए। मुझे कोई लालच नहीं है और ना मुझे लालच होगा, ना मुझे चवन्नी चाहिए। चाहे मुझे गोली लग जाए, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, चाहे मेरी रेपुटेशन का ये जो मर्जी कर दे, मेरे ऊपर बलात्कार जैसे आरोप लगा दें, चोरी, जो इनसे कर सकते हैं वो लगा लें, ना मैं बिकूंगा, ना मैं झुकूंगा, और ना मैं इनसे डराऊं और ना मैं इनसे डरूंगा। इस इंसानियत के केस को पूरा करके, कंप्लीट करके, हम भारतीयों की जो पुकार है, हम भारतीयों ने जो वादा किया है इंसानियत के नाते, उसको मैं पूरा करके रहूंगा। ये मैं आपको बता देता हूं। और मेरा नेपाल आने का मकसद क्या है, आपको पता ही है कि क्या मकसद है नेपाल आने का। इसको मैं भारत की जेल में तो सड़ेगी, इसको इतनी आसानी से मैं पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। इसको भारत के बाद नेपाल की जेल के अंदर इसको सड़ना पड़ेगा, और हो सकता है पूरी जिंदगी ये नेपाल की जेल के अंदर सड़े। ऐसा काम मैंने कर दिया है, और ऐसी कील इसके कफन में मैंने ठोक दी है, और ये आखिरी कील साबित होगी। इसको पता लग जाएगा भारतीय क्या चीज है, हमें क्या समझ रही है। जैसे मर्जी तू गालियां दे देगी, हमारी बहनों को गालियां दे देगी, हमारे भाइयों को गालियां दे देगी, हमारी बेटियों को गालियां दे देगी, हम हिंदुस्तानियों को गालियां दे देगी, भारतीय मुसलमानों को गालियां देगी, उनको कटवा बताएगी, हिंदू भाइयों को गालियां देगी, भारत के लोगों को गालियां देगी। तू हमारे देश में रह रही है, हमारा खा रही है, हमारा पहन रही है, हाँ, और हम ही तेरी मदद कर रहे हैं। शुरू में याद है जब स्कैन कोड दिया था कि मेरी मदद कर दो, चैनल हम भारतीय तेरा देख रहे हैं और हमारे एमपी लग रहे हैं, हमसे तुझे पैसा मिल रहा है,
तो क्या हमारा खा के हमें का तू गलत कहेगी, हमारी बेटियों को गालियां देगी? ऐसा होने नहीं देंगे। हमारी भारतीय संस्कृति को खराब करेगी। तू अश्लीलता फैला रही है, कभी इधर से कोली भर सचिन की, कभी यहां रख, कभी ये भारत की संस्कृति नहीं है। और हम भारत की संस्कृति को किसी भी कीमत में खराब नहीं होने देंगे, ये हम आपको कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं भी काफी थका आ रहा था। प्लेन से मैं जानबूझ के नहीं आया, उसका कारण ये है, अगर मैं चाहता तो प्लेन से भी आ जाता, अगर मैं चाहता तो अपनी गाड़ी से भी आ जाता, लेकिन मैं ऐसे ऐसे रूट को आइडेंटिफाई करता आया हूं, जहां जहां से ये आई है सारी जगह इंक्वायरी करता आया हूं, सब जगह मैं पहुंच गया हूं। और कल भी बहुत बड़ी कार्रवाई करूंगा, और यहां से नेपाल से जब भी आऊंगा, जब तक जो है मैं इसकी पूरी कार्रवाई यहां ना कर दूं। और इसका भैया इसको बचा लेगा, इसमें दम है ना, तो इसका भैया इसको बचा लेगा। ठीक है, इसकी ऐसी ऐसी गोभी खोद के आऊंगा कि जिंदगी में ये याद रखेगी कि कहां पाला पड़ा था और किस भारतीय से टकराई थी तू। अगर तुझे भारत में रहना था तो क्या जरूरत थी तुझे मीडिया यूज करने की? क्या जरूरत थी तुझे भारतीय लोगों को गालियां देने की, भारतीय बहनों को गालियां देने की, मोमिन मलिक पर पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत थी तुझे? गाली तू केस लड़ती, केस की तरह लड़ती। अगर आप जीतते तो आप बच्चे रखते, वो जीतता गुलाम अजहर तो वो रखता। तो वो केस लड़ना चाहिए था ना। रोज रोज मीडिया में आके सेलिब्रिटी बना रही है। और एपी सिंह, तेरे में तो दम नहीं। अगर तेरे में दम होता तो स्क्रिप्ट लिख के तू सीमा हैदर को ना देता, क्योंकि तू सीमा हैदर को फंसाता जा रहा है। जितना तू सीमा हैदर को स्क्रिप्ट लिख के देता है, ये देख देख के पढ़ती है, उतनी इसकी मुसीबत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और सचिन की भी बढ़ती जा रही है, ये भी मैं बता दूं। तू इसका वकील नहीं है, भाई नहीं है। जो इंसान वकील होता है वो अपने क्लाइंट का नुकसान नहीं करता। तू कैसा भाई है? तो इसके गले में फंदा लगवाता जा रहा है। तेरे में दम होता तो तू सामने आता कैमरे के, तू बताता मोमिन मलिक ने कब्जा किया हुआ है, फिर हम तुझे जवाब देते कि मोमिन मलिक ने क्या कब्जा किया है और क्या नहीं किया है। लेकिन तेरे में दम नहीं, सामने आता ना, पता लगता तुझे कौन है कौन नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारे पुराने दुश्मन है, 50-50 साल पुरानी बात निकाल के आ रहे हैं और झूठी झूठी बातें कर रही है, तो जो करना है कर लो। आने वाले टाइम में ये भी कहेंगे कि मोमिन मलिक ने 100 बलात्कार कर रखे हैं, 100 मर्डर किए हुए हैं, 100 करप्शन किए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या क्या। तो कोई बात नहीं, जो तुमसे हो सकता है तुम कर लो। हम इसको करके रहेंगे। आंधी कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, मोमिन मलिक आंधियों के साथ नहीं चलता। मोमिन मलिक छाती खोल के आंधी के सामने खड़ा होता है। जिस डायरेक्शन में आंधी जा रही है उसमें नहीं जाता मोमिन मलिक, उस आंधी से डर के, बल्कि छाती खोल के उस आंधी का मुकाबला करता है और उसे चीरता हुआ निकलता है। उसका नाम है मोमिन मलिक। तुम अभी जानते ही क्या हो? तुमने अभी मेरी शराफत देखी है, तुम जानते ही क्या हो कि कौन है ये, क्या है। तो आने वाले टाइम में तुम्हें पता लग जाएगा कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो दोस्तों, अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा खाना भी रखा हुआ है, तो भूख भी लगी हुई। आओ दोस्तों, अगर खा सकते हो तो दाल है, सब्जी है, चावल है, तो आ सकते हो तो आ जाओ। नहीं तो कम से कम मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें कहूँ खाना खाओ, आ जाओ। तो अगली अपडेट आपको देंगे जल्दी, बहुत जल्दी मिलाएंगे। और मेरे बारे में आपको जितनी भी गलतफहमियां कोई फैलाए, डॉक्यूमेंट दिखाए, जो मर्जी करे, मुझे बदमाश साबित करे, क्रिमिनल साबित करे, कोई दिक्कत नहीं। हम बदमाश हैं, हम क्रिमिनल हैं, जो कहते हैं लोग हम वही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये केस नहीं रुकेगा। इस केस तक, जब तक ये फाइनल ना हो, मेरे भारतीय, मेरे ऊपर कितने भी गंद कोई उछाल ले, मेरे भारतीय सिर्फ मेरा साथ देंगे। उसके बाद ना मैं लाइव आऊंगा, ना मैं मीडिया पे आऊंगा, बच्चे अपने घर चले जाएंगे।